हेलो एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी एकदम फ्री। जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की इकोनॉमिक्स में हमारी वित्तीय संस्थाओं का एक कंप्लीट रिवीजन कराने वाली हूं। तो हमने हमारी वित्तीय संस्थाओं को अभी कई पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। आज के सेशन में हम उस सारे पार्ट्स को जोड़कर एक पूरा रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिवीजन को और देखते हैं आगे कि सबसे पहले हम अपना एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार इंट्रोडक्शन को और उसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जब भी आप कभी भी रिवीजन करने बैठें तो आप सिर्फ उन टॉपिक्स बस को ना पढ़ें, एक बार जो है जितने भी टॉपिक्स हैं जो उसका इंट्रोडक्शन है उससे एक बार गो थ्रू हो जाएं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके दिमाग में एक समझ डेवलप होगी और ये चीज हमेशा याद रहेगी उस चैप्टर के बारे में, किस चैप्टर में किन किन चीजों के बारे में बात कही गई है। इससे आपको आगे पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी और आगे की चीजें आपके दिमाग में हमेशा तक के लिए बनी रहेंगी। तो देखें एक बार फिर से इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन में वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत हमें दो प्रकार की वित्तीय संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं और राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाएं। तो राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं में हमें दो प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को पढ़ना है। पहली बात हम पढ़ेंगे भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में और दूसरी बात पढ़ेंगे हम भारतीय पूंजी बाजार के बारे में। इसी सीरीज में आगे वित्तीय संस्थाओं के दूसरे प्रकार में जो है राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें हम जानेंगे गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं और संस्थागत वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं या संस्थागत वित्तीय स्रोत क्या होते हैं, जहां से एक व्यक्ति जो है अपने व्यवसाय के लिए, अपने उद्योग के लिए कुछ पूंजी उधार ले सके। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम जानेंगे व्यावसायिक बैंक के बारे में, या जिन्हें कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक भी कहा जाता है। कुछ व्यावसायिक बैंकों के एग्जाम्पल भी देखेंगे और उसके साथ साथ व्यावसायिक बैंकों के कार्य भी देखेंगे। जब हमने इस चैप्टर को कई पार्ट्स में पढ़ा था तब व्यावसायिक बैंक को एक अलग से अपन ने चैप्टर में पढ़ा था, तो काफी सारी डिटेल हमने व्यावसायिक बैंक के बारे में जानी थी। तो उसी तरीके से अपन रिवीजन करते हुए व्यावसायिक बैंकों के बारे में जानेंगे, व्यावसायिक बैंक के कार्यों के बारे में जानेंगे कि कैसे और किन किन तरीकों से व्यावसायिक बैंक जो है आपका पैसा अपने पास जमा करती है और उसके बदले में कुछ पैसा आपको ब्याज समेत लौटाती है। दूसरी बात, किस तरीके से एक व्यावसायिक बैंक आपको पैसा उधार देती है और पैसा उधार देने के बदले में उस पूरी रकम के साथ कुछ राशि ब्याज के रूप में भी आपसे लेती है। तो ये सारी बातें हम किसके बारे में जानेंगे, व्यावसायिक बैंकों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सहकारिता के बारे में कि सहकारिता क्या होती है। उसके बाद स्वयं सहायता समूह के बारे में भी हमने देखा था कि स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, कैसे मिलजुल के काम करते हैं, कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने समूह के सदस्यों की मदद करते हैं। तो ये सारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं इनका हम एक बार पूरा एक कंप्लीट रिवीजन करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और पुरानी सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी उनको भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं, उसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपना उद्योग व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो चाहे वो व्यक्ति कितना भी साधन संपन्न क्यों ना हो, कितना भी धनी क्यों ना हो, लेकिन किसी बड़े उद्योग या किसी बड़े व्यवसाय को शुरू करने के लिए वो पूरी पूंजी अपनी तरफ से नहीं लगा सकता। तो उसके लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है,
पूंजी लगाने के लिए वो किसका सहारा लेगा? तो पूंजी लगाने के लिए, उस उद्योग या व्यवसाय को शुरू करने के लिए और उसमें पूंजी लगाने के लिए वो अपनी पूंजी की पूर्ति कहां से करेगा? वो अपनी पूंजी की पूर्ति वित्तीय संस्थानों के माध्यम से करेगा। वित्तीय संस्थान या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो है वो अपनी पूंजी को, अपने उद्योग को शुरू करने के लिए वहां से कुछ पूंजी कुछ समय के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर उधार लेगा। तो यहां से आपको जो है इस तरीके से आपको वित्तीय संस्थाओं की जो भूमिका है वो समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब समझते हैं कि वित्तीय संस्थाओं को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि संस्था जो अपने ग्राहकों या सदस्यों के लिए, हाँ जी, एक ऐसी संस्था जो अपने ग्राहकों या सदस्यों के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। वित्तीय सेवाएं प्रदान करने से यहाँ पे क्या मतलब है कि उनकी जमा राशि को स्वीकार करना, या फिर अगर कोई व्यक्ति बैंक से पैसा उधार मांगता है या वित्तीय संस्थानों से पैसा उधार मांगता है तो उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनको पैसा उधार देना। तो इस तरीके की सेवाएं जो हैं कौन पूरी करता है, या इस तरीके की सेवाएं कौन देता है? एक वित्तीय संस्थान देता है। तो वित्तीय संस्थान क्या होते हैं कि ऐसे संस्थान जो अपने ग्राहकों या अपने सदस्यों के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। आगे और जानते हैं हम वित्तीय संस्थाओं के बारे में। उन संस्थानों को वित्तीय संस्थान या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सेवाएं अब क्या क्या हो सकती हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जैसे ग्राहक का धन जमा रखना, अपने पास वित्तीय संस्थाएं ग्राहकों का धन जमा रखती हैं। अगर कोई ग्राहक चाहता है, कोई व्यक्ति चाहता है कि बैंक हमारा पैसा अपने पास जमा करे तो ये सेवा भी उपलब्ध कराती हैं। ग्राहक को ऋण देना मतलब ग्राहक को पैसा उधार देना, अपने कस्टमर को पैसा जो है ब्याज पे उधार देना। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट देना, निधि अंतरण मतलब पैसा अगर हमें कहीं ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो ये सारी सेवाएं कौन देता है? ये सारी सेवाएं एक वित्तीय संस्था के द्वारा अपने ग्राहकों या सदस्यों को प्रदान की जाती हैं। आगे देखें कि किसी भी देश की प्रगति में वित्तीय संस्थानों की अहम भूमिका होती है। बिल्कुल होती है। जब व्यक्ति अपना उद्योग या व्यवसाय लगाने के लिए या कारखाना लगाने के लिए, अपना आर्थिक विकास करने के लिए जब उद्योग या व्यवसाय की शुरुआत करता है तो वो पूंजी कहाँ से लेता है? वो पूंजी उधार ले रहा है वित्तीय संस्थानों से। तो अगर वो वित्तीय संस्थानों जैसी व्यवस्था हो ही ना, वो व्यक्ति जो है उसके पास ऐसा कोई माध्यम हो ही ना कि जहां से वो अपने उद्योग या व्यवसाय में लगाने के लिए धन प्राप्त कर सके, तो आगे देश की तरक्की कैसे होगी? अगर एक व्यक्ति का आर्थिक विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? तो यहाँ पे यही बात समझाई गई है कि वित्तीय संस्थान जो है किसी भी देश की प्रगति में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे वित्तीय संस्थानों के कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि बैंक, भवन निर्माण सोसाइटी, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड कंपनियां या कुछ दलाल संस्थाएं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये कुछ उदाहरण आपके सामने हैं जो वित्तीय संस्थानों के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे वित्तीय संस्थाओं के प्रकार के बारे में। तो वित्तीय संस्थाओं के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन आपसे कराया था तो उसमें मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि वित्तीय संस्थानों के कितने प्रकार होते हैं। वित्तीय संस्थानों के 2 प्रकार होते हैं। पहला है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, मतलब नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा प्रकार जो है वो कौन सा होता है? दूसरा प्रकार होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, मतलब कि स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो 2 कौन से प्रकार हो गए? 2 प्रकार हो गए, राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थाएं और राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाएं। तो चलिए अब 1 बाय 1 इनको हम एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं होती हैं और क्या राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं के बारे में या नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं क्या कहती हैं? ये ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण
एवं निर्देशन करती हैं, जो पूरे देश के लिए राष्ट्रीय स्तर की हैं, नेशनल लेवल की हैं, तो क्या करेंगी, पूरे देश के लिए जो है वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण भी करेंगी और निर्देशन भी करेंगी। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन भी करती हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसका भी ये काम करती हैं। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कह सकते हैं। ऐसी संस्थाएं जो पूरे देश के लिए वित्त और साख उपलब्ध कराती हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन भी करती हैं, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम भी संभालती हैं। अब इनके भी दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं या इनके भी दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जैसे कि भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। तो राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं के दो भाग क्या क्या हुए, एक तो हुआ भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा हुआ क्या, दूसरा हुआ भारतीय पूंजी बाजार। तो चलिए इनको भी अब एक बार देख लेते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार क्या है, भारतीय मुद्रा बाजार चलिए जानते हैं। तो भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में हम जानने वाले हैं, ऐसे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन, इस बात पे गौर करना, इससे आपको जो भारतीय पूंजी बाजार है और जो भारतीय मुद्रा बाजार जो कि अभी हम देख रहे हैं, उसमें डिफरेंस समझ में आएगा कि कैसे भारतीय मुद्रा बाजार भारतीय पूंजी बाजार से अलग है। तो राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थान के जो दो अंग हैं वो कौन कौन से हैं, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। तो भारतीय मुद्रा बाजार क्या कहता है, या भारतीय मुद्रा बाजार जो है अल्पकालीन और मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन करता है। ऐसे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अपना उद्योग या व्यवसाय शुरू करना है, कोई कारखाना लगाना है, कोई कंपनी शुरू करनी है, उसे जो भी व्यवसायिक गतिविधि करनी है, तो भारतीय मुद्रा बाजार उनके लिए अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए और मध्यकालीन मतलब थोड़े से ज्यादा समय के लिए जो है ऋण उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, तो ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है, ऐसे बाजार को भारतीय मुद्रा बाजार कहा जाता है। भारतीय मुद्रा बाजार वे बाजार है या वे वित्तीय संस्थान है जो अपने ग्राहकों के लिए उद्योग या व्यवसाय के लिए अल्पकालीन या मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं। यहाँ ऋण प्रदान करने से क्या मतलब है कि मतलब थोड़े से समय के लिए, थोड़े से ज्यादा समय के लिए जो है उन्हें पैसा उधार देती हैं व्यवसायिक गतिविधियों के लिए। तो भारतीय मुद्रा बाजार क्लियर हुआ, तो बढ़े आगे, चलिए चलते हैं भारतीय पूंजी बाजार की तरफ। भारतीय पूंजी बाजार या इंडियन कैपिटल मार्केट क्या है, चलिए देखते हैं। वहां पे अपन ने क्या देखा था, मैंने बोला था कि अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं भारतीय मुद्रा बाजार, लेकिन भारतीय पूंजी बाजार जो है दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराते हैं। मतलब एक लंबे समय के लिए जो है भारतीय पूंजी बाजार अपने ग्राहकों के लिए पैसा उधार देता है। ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंस समझ में आया कि किस तरीके से भारतीय मुद्रा बाजार भारतीय पूंजी बाजार से अलग है। ठीक है, तो भारतीय मुद्रा बाजार जो है अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करता था या पूंजी प्रदान करता था। यहाँ पे भारतीय पूंजी बाजार जो है दीर्घकालीन पूंजी या दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, अब दीर्घकालीन पूंजी की मांग किनको होगी, जो लंबे समय के लिए पूंजी ले रहे हैं, लंबे समय के लिए पैसा उधार ले रहे हैं, वो कौन से व्यक्ति हो सकते हैं। तो दीर्घकालीन पूंजी की मांग जो है बड़े बड़े उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। बड़े बड़े उद्योग घराने और सार्वजनिक निर्माण काम के लिए होता है। अगर किसी व्यक्ति को बड़े स्तर पर कोई उद्योग लगाना हो, कोई कारखाना लगाना हो, कोई फैक्ट्री लगानी हो या बड़े लेवल पे कोई कंपनी खोल रहा हो, तो वो क्या इतने जल्दी पैसा चुका पाएगा, क्या थोड़े से समय में अल्पकाल में पैसा चुका पाएगा।
बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितना बड़ा व्यवसाय वो शुरू करने जा रहा है उतनी ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी। एक बार वो व्यवसाय पहले खड़ा होगा, उसका स्ट्रक्चर खड़ा होगा, धीरे धीरे उससे कमाई होगी, फिर प्रॉफिट होगा, तो ये एक लंबी प्रोसेस होती है। तो इसीलिए बड़े उद्योग धंधों को शुरू करने के लिए या फिर सार्वजनिक निर्माण कार्य मतलब सरकार के कोई प्रोजेक्ट हैं, सरकार की तरफ से कोई चीज बनाई जा रही है, मान लो सरकार की तरफ से बहुत लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, या फिर सरकार की तरफ से कोई नया प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, कोई रेलवे का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, सरकार की तरफ से मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है, सरकार की तरफ से कोई बड़ी सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, तो ये क्या है, ये एक लंबे समय के प्रोजेक्ट हैं, तो इसमें प्रॉफिट भी एक लंबे समय के बाद होगा। तो इसलिए भारतीय पूंजी बाजार जो है या इंडियन कैपिटल मार्केट जो है अपने ग्राहकों के लिए दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि दीर्घकालीन पूंजी की मांग जो है बड़े बड़े उद्योग घराने और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए की जाती है। तो इतनी बात समझ में आई। भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो भारतीय पूंजी बाजार द्वारा संचालित क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय पूंजी बाजार जो है किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए ही पैसा उधार देता है, तो किन क्षेत्रों के लिए पैसा दे सकता है या भारतीय पूंजी बाजार द्वारा संचालित क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं बड़े बड़े निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। चूंकि ये सारी चीजें जो है, ये सारे जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, यह भारतीय पूंजी बाजार द्वारा जो क्षेत्र संचालित किए जाते हैं, वो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए गए हैं। किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना करना हो सरकार को, कोई अस्पताल खोलना हो, सड़क निर्माण हो, रेलवे का कोई क्षेत्र हो जहाँ पे निर्माण कार्य होना हो, या फिर बड़े बड़े निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग संचालित किए जाने हो, तो उनमें पूंजी लगाने की सहायता कौन करता है? भारतीय पूंजी बाजार या इंडियन कैपिटल मार्केट। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब भारतीय पूंजी बाजार का भी कुछ वर्गीकरण यहाँ पे आपको दिया गया है। भारतीय पूंजी बाजार को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फ्लोचार्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि भारतीय पूंजी बाजार का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला भाग क्या है? पहला भाग है प्रतिभूति बाजार, दूसरा है औद्योगिक बाजार, तीसरा है विकास वित्त संस्थान और चौथा है गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे कैसे प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को हम परिभाषित कर सकते हैं, या ये सारी चीजें जो भारतीय पूंजी बाजार के अंतर्गत आती हैं ये क्या होती हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिभूति बाजार के बारे में कि भारतीय पूंजी बाजार के अंतर्गत प्रतिभूति बाजार क्या होता है। प्रतिभूति बाजार वित्तीय बाजार प्रणाली में निवेशकों से व्यवसाय तक निवेशक या निवेश क्या कहलाता है? निवेश और निवेशक, इसको समझ लेते हैं हम पहले। निवेश और निवेशक। तो निवेश का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट और निवेशक को हम बोलते हैं इन्वेस्टर। निवेश को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, निवेश को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज में अपना पैसा लगा रहा है, मान लो वो कोई चीज खरीद रहा हो, कोई जमीन खरीद रहा हो, कोई घर खरीद रहा हो, कोई बड़ी मशीन खरीद रहा हो, तो वो क्या कर रहा है? उस चीज में निवेश कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा इन्वेस्टर या निवेशक। तो निवेश और निवेशक का मतलब आप सभी को समझ में आया। चलिए अब देखते हैं कि भारतीय प्रतिभूति बाजार क्या कहता है या प्रतिभूति बाजार क्या कहता है। तो प्रतिभूति बाजार वित्तीय बाजार प्रणाली में निवेशकों से मतलब इन्वेस्टर से व्यवसाय तक पूंजी के कुशल प्रवाह के लिए एक विनियमित ढांचा प्रदान करता है, और वो पूंजी किस रूप में हो सकती है? वो पूंजी जो है इक्विटी और ऋण, इक्विटी या
एक उधार के रूप में, लोन के रूप में हो सकती है। अब इक्विटी क्या होती है और ऋण क्या होता है? इक्विटी जैसे कि कोई निवेशक, यहां क्या बात करी गई है, निवेशकों से व्यवसाय तक। मान लो कोई इन्वेस्टर है, वो आपके व्यवसाय में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्या वो मुफ्त में इन्वेस्ट कर देगा कि आपको पैसा दे देगा और बदले में आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। निवेशक या इन्वेस्टर अगर कहीं पैसा लगा रहा है तो वहां भी उसका फायदा ही है। बिना फायदा के कोई व्यक्ति अपना पैसा नहीं लगाएगा, अपना पैसा खर्च नहीं करेगा। तो अब यहां पे हम क्या बात कर रहे थे कि इक्विटी क्या होती है और ऋण क्या होता है। ठीक है, तो इक्विटी क्या होती है कि जब कोई निवेशक आपके व्यवसाय में पैसा लगाता है, यानी कि कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा लगाता है, तो हो सकता है कि बिजनेस में पैसा लगाने के लिए वो आपसे आपके व्यवसाय का कुछ प्रतिशत हिस्सा मांगे। जैसे कि आपके व्यवसाय के 100% में से उसको 5% इक्विटी चाहिए, मतलब 5% हिस्सेदारी उसकी रहेगी। अब 5% हिस्सेदारी अगर उसकी है तो जितना 5% के हिसाब से प्रॉफिट होता है वो उतना वो लेगा। कि 5 आपके 100% में से 5% की भागीदारी उसकी है, तो 5% के अकॉर्डिंग जितना प्रॉफिट होगा, जितना लाभ होगा, वो हिस्सा अपना लेगा। तो ये क्या बात हो गई? इक्विटी की बात हो गई। ठीक है, कि निवेशक इक्विटी से कैसे लाभ प्राप्त करता है। दूसरी बात यहां पे करें, ऋण की बात करें या हम लोन की बात करें, तो ऋण या लोन क्या होता है कि जब कोई निवेशक या इन्वेस्टर आपके व्यवसाय के लिए आपको पैसा दे रहा है और उसके बदले में कुछ प्रतिशत जो है ब्याज भी लेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको उसने 5 लाख रुपए एज अ लोन या फिर उधार के रूप में दिए, तो 5 लाख रुपए हो सकता है उसने आपको प्रति माह 2% की ब्याज दर पर दिए हों और एक निश्चित समय के लिए दिए हों कि 2 साल के लिए मैं 5 लाख रुपए आपको 2% प्रति माह ब्याज की दर से दे रहा हूं। तो ये क्या बात हो गई? ये बात हो गई ऋण की। तो अब आपको इक्विटी और ऋण या इक्विटी और लोन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे। तो अब देखें कि प्रतिभूति बाजार जो है मूल रूप से बचत को निवेश में आवंटित करने का एक मंच है। बिल्कुल है कि जब कोई व्यक्ति बचत कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, साथ ही साथ इन्वेस्ट भी कर रहा है। जो भी उसकी सेविंग है, जो भी इन्वेस्टर की बचत है, वो मतलब जो उसके व्यापार से जो उसने अपनी बचत कमाई होगी, बचत बचाई होगी, जो पैसे बचाए होंगे, वो जो है अब इन्वेस्ट कर रहा है और उन पैसों के इन्वेस्टमेंट के जरिए जो है उस इन्वेस्टमेंट के जरिए भी वो अपने लिए क्या कमाएगा? प्रॉफिट कमाएगा। तो ये क्या है कि उसका डबल प्रॉफिट हो रहा है कि एक जगह से अगर कमाई आई तो उसको सुरक्षित ना रख के उसके जरिए भी हम कमाई करें। तो यही होता है क्या? यही होता है इन्वेस्टमेंट। तो प्रतिभूति बाजार में क्या ही होता है? यही होता है कि बचत को निवेश में आवंटित करने का मंच है प्रतिभूति बाजार। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए चलते हैं आगे कि किसी भी बाजार की तरह प्रतिभूति बाजार भी एक ऐसा स्थान है जहां खरीदार और विक्रेता एक साथ मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। खरीदार कौन है? अगर आपको पैसा उधार चाहिए, ठीक है, तो पैसा किससे उधार लेंगे? आप इन्वेस्टर से लेंगे। तो इन्वेस्टर कौन हो गया? एक तरीके से विक्रेता हो गया, क्योंकि बाद में वो भी प्रॉफिट कमाएगा आपको पैसा देके। और आपकी भूमिका कैसी हो गई? आपकी भूमिका एक खरीदार के रूप में हो गई, यानी क्रेता के रूप में हो गई। तो इतनी बातें आपको प्रतिभूति बाजार के बारे में समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब आगे। भारतीय पूंजी बाजार का जो अगला पार्ट है वो है औद्योगिक बाजार। क्या होते हैं औद्योगिक बाजार? चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। तो औद्योगिक बाजार में एक व्यवसाय उपभोक्ता आधार के बजाय दूसरे व्यवसाय को सामान या सेवाएं प्रदान करता है। औद्योगिक बाजार में क्या होगा? औद्योगिक बाजार है तो उसमें एक व्यवसाय उपभोक्ता आधार के बजाय दूसरे व्यवसाय को सामान या सेवाएं प्रदान करता है। एक व्यवसायी जो है डायरेक्ट दूसरे व्यवसायी को सामान देगा, यानी यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस बाजार होगा। बीच में कंज्यूमर की भूमिका नहीं रहेगी। यहाँ पे क्या होगा?
B2B की बात करेंगे। आपने बहुत सारे बिजनेस मॉडल पढ़े होंगे जिसमें से एक है B2B या बिजनेस टू बिजनेस। अब जानते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो औद्योगिक बाजार की हम बात कर रहे हैं। औद्योगिक बाजार में क्या होता है? औद्योगिक बाजार में एक व्यवसाय उपभोक्ता आधार के बजाय दूसरे व्यवसाय को, मतलब उपभोक्ता की कोई भूमिका नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट एक व्यवसायी जो है, एक बिजनेसमैन जो है दूसरे बिजनेसमैन को सामान भेजेगा। यानी कि मान लो एक कोई कंपनी है, वो बल्क में सामान बनाती है, ठीक है, या फिर एक कोई कारखाना है, तो वो अपनी सप्लाई एक दूसरे व्यवसायी को करेगा, ठीक है सॉरी, फिर वो व्यवसायी जो है कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई दुकानदार है, वो माल किसी कारखाने से खरीद रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दुकानदार भी क्या है, एक बिजनेसमैन है, और किसी उद्योग या कारखाने से खरीद रहा है तो वो भी बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस टू बिजनेस, B2B प्रोसेस समझ में आई आपको कि किस तरीके से औद्योगिक बाजार में बिजनेस टू बिजनेस प्रोसेस को अपनाया जाता है। बीच में उपभोक्ता या कंज्यूमर की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। आगे देखें कि औद्योगिक बाजार पूरी तरह से एक अलग अंतिम उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। बिल्कुल, औद्योगिक बाजार जो है जब बिजनेस टू बिजनेस प्रोसेस को अपना रहा है, बिजनेस टू बिजनेस एजेंडा को अपना रहा है, तो वो क्या करेगा, एक अलग अंतिम उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर ही ध्यान केंद्रित करेगा कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार होता है वो डायरेक्ट एक दूसरे बिजनेस तक पहुंचे, और हमारे उस फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमसे कई सारे बिजनेसमैन जुड़ते जाएं, जिससे बिजनेस टू बिजनेस का जो उसका स्ट्रक्चर है वो बढ़ता जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो औद्योगिक बाजार जो है वो एक संगठनात्मक बाजार है जिसका अपना विज्ञापन होता है, खुद का वितरण होता है और खुद की बिक्री होती है। उसे बाहरी किसी एलिमेंट की जरूरत नहीं है खुद का प्रचार करने के लिए, खुद का विज्ञापन करने के लिए, या खुद की मार्केटिंग करने के लिए, खुद की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। उसका खुद का अपना विज्ञापन होता है, उसके खुद के अपने ग्राहक होते हैं, ठीक है, और खुद की अपनी बिक्री होती है। तो औद्योगिक बाजार के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलो बढ़ते हैं आगे। विकास वित्त संस्थान, भारतीय पूंजी बाजार के तीसरे भाग में आपको यहाँ पे दिखाया गया है विकास वित्त संस्थान क्या होते हैं। विकास वित्त संस्थान या विकास वित्त निगम, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या होते हैं। तो ये जो होते हैं सरकार के स्वामित्व वाले या सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व वाले उद्यम है। इन पर किसका अधिकार होता है? सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकार का अधिकार होता है। आगे देखें कि बुनियादी ढांचे और बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के लिए वित्त की पेशकश करते हैं। बिल्कुल, अगर कोई चीज नए सिरे से शुरू होनी हो, उसका बुनियादी ढांचा तैयार होना हो और बड़े पैमाने पर कोई परियोजना जो है लाई जाए, बड़े पैमाने पर बड़े रूप में कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाना हो, तो उसके लिए ये जो है विकास वित्त संस्थान जो कि सरकार के अंडर में होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं, सरकार के अंदर काम करते हैं, तो जो है वो किसी बड़े पैमाने पर अगर कोई उद्योग लगाया जाना हो या बड़े पैमाने का कोई प्रोजेक्ट हो, बड़े लेवल की कोई परियोजना हो, तो उनके लिए जो है अपना वित्त देते हैं या वित्तीय सहायता देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि विकास वित्त संस्थाओं के क्या उदाहरण हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का इन पर स्वामित्व होता है या इन पर सरकार का अधिकार होता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं या ऐसे कौन कौन से वित्त संस्थान हैं जिन पर जो है भारत सरकार का स्वामित्व होता है या भारत सरकार का अधिकार होता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है, ठीक है, IFCI, इसका एक उदाहरण है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI सरकार के स्वामित्व में है। ठीक है, उसके बाद देखें कि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICICI, इसका नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा।
आईसीआईसीआई बैंक का, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम IRCI, इसका नाम भी आपने सुना होगा, सिडबी लघु उद्योग विकास बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सारे क्या हैं, और साथ में नाबार्ड, ये सारे क्या हैं, है तो विकास वित्त संस्थान ही है, लेकिन ये सरकार के स्वामित्व में काम करते हैं या सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो विकास वित्त संस्थान या विकास वित्त निगम या डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, वो सरकार के स्वामित्व में आने वाले क्षेत्र हैं। साथ ही साथ ये बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के लिए जो है वित्त की पेशकश करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय पूंजी बाजार में अगला प्रकार कौन सा है, या भारतीय पूंजी बाजार का जो चौथा भाग है वो क्या है, वो है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो हैं क्या काम करती हैं, ये देख लेते हैं कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वे वित्तीय संस्थान हैं, ठीक है, जो विभिन्न बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करते हैं लेकिन बैंकिंग लाइसेंस धारण नहीं करते हैं। इनके पास जो है बैंक लाइसेंस नहीं होता है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, इसलिए इनको कहा गया है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। ठीक है, तो इन संस्थानों में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं और उसके माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनको गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान क्यों कहा जाता है। पहली बात तो ये है कि इनके पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। दूसरी बात आगे देखते हैं कि इन संस्थानों को जो है आम लोगों से पारंपरिक जमा जैसे चेक या बचत खाते के माध्यम से सरलता से उपलब्ध धन लेने की अनुमति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं है। इनके पास जब लाइसेंस नहीं होगा तो ये आम लोगों को जो है ना तो चेक दे सकती हैं, ना उनके बचत खाते के माध्यम से पैसा दे सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, क्या उदाहरण होते हैं ये देख लेते हैं। इनके उदाहरणों में शामिल है बीमा फर्म, उद्यम पूंजीपति, मुद्रा विनिमय, कुछ सूक्ष्म ऋण संगठन और गिरवी दुकान है। तो ये क्या हुई, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कुछ उदाहरण हुए। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां क्या होती हैं? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, जिस वजह से ये आम लोगों को पारंपरिक मांग जमा जैसे कि ना उनको चेक के माध्यम से पैसा दे सकती हैं, ना उनके बचत खाते में से पैसा दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान क्या होते हैं। अभी तक जो है हमने किन के बारे में देखा था? राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के बारे में देखा था, जो कि वित्तीय संस्थानों का पहला प्रकार था। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में किस किस के बारे में जाना? हमने भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार के बारे में जाना। भारतीय पूंजी बाजार के भी 4 पार्ट्स हमने पढ़े, 4 उसके वर्गीकरण पढ़े। अब हम आते हैं वित्तीय संस्थानों के दूसरे प्रकार में, जो कि है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान। अब राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। तो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान जो है वैसे संस्थान है जो राज्य स्तर पर विकासात्मक कार्य करते हैं। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान के अंतर्गत ऐसे संस्थान आते हैं जो राज्य स्तर पर विकासात्मक कार्य करते हैं। ये ऋण उपलब्ध कराकर राज्य में साख का नियंत्रण करते हैं। एक राज्य के अंदर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, जो भी व्यक्ति अपने उद्योग या व्यवसाय को शुरू करने के लिए राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों से ऋण की मांग करता है, पैसा उधार लेता है या पूंजी की मांग करता है, तो वो व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हो सकते हैं? एक तो है संस्थागत वित्तीय संस्थान। संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या है? इसके अंतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये दोनों आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन है? संस्थागत वित्तीय संस्थान है। इसका दूसरा पार्ट क्या है? गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान। अब गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है सेठ, साहूकार, महाजन, व्यापारी एवं रिश्तेदारों को रखते हैं। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थानों के बारे में सभी ने सुना होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको नाम से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा होगा। आपने सुना होगा
छोटे छोटे इलाकों में महाजन होते हैं, साहूकार होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपन कहते हैं कि वो व्यक्ति साहूकारी करता है, साहूकारी का बिजनेस है उसके पास। मतलब वो क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति उनके पास जो है पैसा मांगने के लिए जाता है कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतने समय के लिए चाहिए, तो साहूकार या महाजन से कोई व्यक्ति कैसे पैसा ले सकता है, या गैर संस्थागत वित्तीय संस्थानों से कोई भी व्यक्ति पूंजी को कैसे उधार ले सकता है या पैसे को कैसे उधार ले सकता है। वो इस तरीके से ले सकता है कि जब कभी आप साहूकार के पास या महाजन के पास जाते हैं पैसा उधार लेने के लिए, तो आपको क्या करना होता है कि आप जितना पैसा उधार ले रहे हैं उस कीमत की कोई वस्तु आपको उसके पास गिरवी रखनी होती है, और उस पे कुछ प्रतिशत का ब्याज भी लगता है। तो अगर आप एक तय समय में कि उसने, साहूकार ने एक आपको समय दिया कि आप 2 साल के अंदर मेरा इतना पैसा लौटा देंगे। अब आप 2 साल के अंदर मान लो कि पैसा नहीं लौटा पाते हैं, तो क्या होता है, तो ये होता है कि जो चीज आपने साहूकार के पास गिरवी रखी, ठीक है, वो भी चली जाती है उसके पास, और साथ ही साथ आपको उसका बाद में पैसा भी लौटाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि या तो आप उसका तय समय पर पैसा लौटा दो, या तो फिर वो आपकी चीज चली गई। तो आपका घाटा कैसे हुआ, आपका घाटा दोनों तरफ से हुआ कि आपको चीज भी चली गई, आपको जो है उसका ब्याज का पैसा भी लौटाना पड़ा। तो गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान जो है वो एक तरीके से घाटे का सौदा होते हैं। इसलिए जो संस्थागत वित्तीय संस्थान होते हैं, आजकल व्यक्ति इन्हीं के माध्यम से पैसा उधार लेना उचित समझते हैं। तो चलिए एक बार जो है हम इसको राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान को जो है 2 पार्टों में, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान और संस्थागत वित्तीय संस्थान में बांटा गया है, जिसमें कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल है, महाजन है, सेठ है, साहूकार है, व्यापारी है, या कभी कभी आप अपने रिश्तेदारों से भी अपना काम करने के लिए पैसा उधार लेते हैं। तो ये सारे क्या हुए, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान के उदाहरण हुए। आगे देखते हैं, आगे जो है संस्थागत वित्तीय संस्थानों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि सहकारी बैंक है, प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, भूमि विकास बैंक है, व्यवसायिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और नाबार्ड है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि संस्थागत वित्तीय संस्थान में जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए हैं, सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक और नाबार्ड, ये क्या क्या होते हैं, एक एक करके इनको बहुत अच्छे से डीप पे अपन समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले संस्थागत वित्तीय स्रोत के अंतर्गत या संस्थागत वित्तीय संस्थान के अंतर्गत हम समझते हैं सहकारी बैंकों को। सहकारी बैंक क्या होते हैं, सबसे पहले जो है आप यहाँ पे देखेंगे, सहकारी बैंक को कोऑपरेटिव बैंक भी कहा जाता है। आपने सहकारी शब्द तो ना सुना हो कि सहकारी बैंक नाम की कोई बैंक होती है, लेकिन आपने अपने एरिया में कोऑपरेटिव बैंक का नाम तो सुना ही होगा। तो चलिए जानते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक क्या होता है। तो कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक वे बैंक हैं जिनका गठन एवं कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। कैसे होता है इनका गठन, सहकारिता के आधार पर होता है। विश्व के अधिकांश भागों में सहकारी बैंक हैं जो लोगों की पूंजी जमा करते हैं तथा लोगों को धन उधार देते हैं। सहकारिता के आधार पर गठित होने से यहाँ पे क्या मतलब है, सहकारिता का मतलब है या सहकारी का मतलब है कि साथ मिलके समूह में काम करना। कुछ व्यक्ति साथ मिलके समूह में मिला के काम करते हैं, सहकारी का मतलब ये होता है। तो ठीक उसी तरीके से उसी रूप में सहकारी बैंक भी सहकारी बैंकों का गठन और उनकी वर्किंग प्रोसेस या कार्य प्रणाली या कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। और सहकारी बैंक जो लोगों की पूंजी जमा करते हैं और लोगों को धन उधार देते हैं। वर्किंग प्रोसीजर इनकी बैंकिंग जैसी ही है, लोगों को पैसा देते हैं या लोगों से पैसा लेते हैं, मतलब लोगों को पैसा उधार देंगे या लोगों का पैसा अपने पास जमा करेंगे। अब यहाँ पे हम देखें कि हमारे राज्यों में, जो भारत के राज्य हैं, उनमें सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था जो है
3 स्तर पर है। सहकारी बैंक भी जो है 3 स्तर पे काम करती है। कैसे कैसे, मतलब कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्तर पे काम करती है। जैसे कि गांव में जो है प्राथमिक सहकारी साख समितियां होती हैं, जिला स्तर पर सहकारी बैंक होते हैं, ठीक है, या उनको केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है जिला स्तर पर। तीसरी बात होती है राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होते हैं। तो ये हो गई, हमने 3 लेवल पे बात करी, किनकी? सहकारी बैंक की। सहकारी बैंक भी इन 3 लेवल पे काम करते हैं। कैसे? गांव में जो है प्राथमिक सहकारी साख समितियां होती हैं। दूसरी बात, जिला में केंद्रीय सहकारी बैंक या सहकारी बैंक होते हैं। तीसरी बात, राज्य स्तर पर जो है राज्य सहकारी बैंक होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इनको भी। अब बात करें प्राथमिक सहकारी समितियों की, ठीक है। तो प्राथमिक सहकारी समितियां जो है इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई थी। अगर कृषि क्षेत्र में थोड़े समय के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के एरिया में थोड़े समय के लिए पैसा उधार लेने की आवश्यकता है, कृषि क्षेत्र में लोन लेने की आवश्यकता है, वो भी थोड़े समय के लिए, तो प्राथमिक सहकारी समितियां क्या करती हैं? कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण मतलब थोड़े समय के लिए पैसा उधार देती हैं। दूसरी बात, एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति, कितने? कम से कम 10 व्यक्ति एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। कितने? एक गांव या क्षेत्र के कम से कम 10 व्यक्ति, मतलब कम से कम 10 व्यक्ति जो है प्राथमिक साख समिति के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो इस तरीके से जो है प्राथमिक साख समिति का गठन किया जाता है, जिसमें कम से कम 10 सदस्य होना अनिवार्य है। उसके बाद सामान्यतया यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देते हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा। लेकिन विशेष परिस्थिति में इसकी अवधि 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। वैसे तो सामान्यतः इन जनरल बात करें तो अल्पकालीन ऋण ही देते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में इसकी अवधि जो है 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो 1 वर्ष, कम से कम ये 1 वर्ष के लिए ऋण देते हैं, और अधिक से अधिक कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए, मतलब 1 से 3 वर्ष तक के लिए ये पैसा उधार देते हैं। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में? जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे ऋण भी कहा जाता है। चलिए, इतनी बात आई समझ में, तो बढ़े आगे। चलिए देखते हैं आगे। भूमि विकास बैंक के बारे में जानते हैं कि भूमि विकास बैंक क्या है। तो राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण, वहां पे क्या था? प्राथमिक सहकारी साख समिति क्या करती थी? अल्पकालीन ऋण प्रदान करती थी, कम से कम 1 साल के लिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर 3 साल तक के लिए। अब यहाँ पे भूमि विकास बैंक क्या कर रही है? भूमि विकास बैंक जो है राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है, और उसके लिए भूमि बंधक बैंक खोला गया था, जिसे अब भूमि विकास बैंक कहा जाता है, जो कि किसानों के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि यह किसानों की भूमि को बंधक रखकर कृषि में स्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। भूमि विकास बैंक क्यों कहा गया? क्योंकि अगर ये किसानों के लिए पैसा दे रही है, किसानों के लिए पैसा उधार दे रही है, वो भी दीर्घकालीन, बहुत लंबे समय तक के लिए पैसा उधार दे रही है, तो ये क्या करेगी? किसानों की भूमि को अपने पास बंधक बना के रखेगी। मतलब किसान जब भूमि विकास बैंक के पास पैसा उधार लेने के लिए जाएगा, तो किसान को जो है अपनी भूमि के कागजात बैंक के पास रखने होंगे कि जब तक हम आपका ऋण नहीं चुका देते तब तक खेती के कागज आपके पास रहेंगे। तो इस तरीके से जो है भूमि विकास बैंक किसानों की खेती को, किसानों की भूमि को अपने पास बंधक बना के एक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो दीर्घकालीन ऋण की बात हुई थी, एक लंबे समय तक पैसा उधार दे रही है भूमि विकास बैंक। तो वो अवधि कितनी है? वो अवधि है 15 से 20 वर्षों तक का ऋण जो है भूमि विकास बैंक के द्वारा दिया जाता है, या भूमि विकास बैंक के द्वारा एक किसान को 15 से 20 वर्षों तक का ऋण प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़े।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में जानते हैं, आरआरबी के बारे में जानते हैं, रीजनल रूरल बैंक जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई सन 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी स्थापना कब हुई? जिसकी स्थापना हुई 1975 में। इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादन गतिविधियों को आर्थिक तंत्र से जोड़कर उनका विकास करना। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्या उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादन गतिविधियों को आर्थिक तंत्र से जोड़कर उनका विकास करना। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का विकास करना, ठीक है, व्यापार का विकास करना, वाणिज्य का विकास करना, उद्योगों का विकास करना। ये किसके काम हुए? ये काम है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और सीमांत कृषकों, मतलब जिनकी भूमि कम है, उन किसानों को जो है कृषि श्रमिकों, लघु और सीमांत कृषकों को जिनकी भूमि कम है, कम मात्रा में है, कम एकड़ में है या कम स्क्वायर फीट में है, ठीक है, कृषि श्रमिकों को, खेती में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, कलाकारों को और छोटे उद्यमियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहयोग प्रदान करती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, कलाकारों और छोटे उद्यमियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहयोग प्रदान करना है। तो ये किसके काम हुए? ये किसकी बात करी अपन ने? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, जो क्या करती है? वो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य या अन्य उत्पादन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किसानों को ऋण प्रदान करती है, ठीक है, और लघु या सीमांत कृषक है या कृषि श्रमिक है या छोटे व्यवसायी है, छोटे उद्यमी है, वहां काम करने वाले कोई कलाकार हैं, हस्तशिल्प उद्योग से संबंधित हैं, तो उनको जो है उनकी जरूरतों को पूरी करना, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार सहयोग प्रदान करना ही इनका मुख्य काम होता है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसमें नाबार्ड के बारे में अब हम जानते हैं। नाबार्ड क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले इसके पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं कि नाबार्ड कैसे शुरू हुआ, किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुआ और कब शुरू हुआ। तो नाबार्ड के बारे में अपन देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को सबसे पहले हम देखेंगे। तो नाबार्ड जो है, नाबार्ड शिवरामन समिति की सिफारिश पर, शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है ये शुरू किया गया था और शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू किया गया। सबसे पहले शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम लागू किया गया। उसके बाद जो है इस अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई। तो यहाँ पे 3 बातें याद रखने के लिए आपको बताई गई हैं। पहली बात यह है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो वो समिति थी शिवरामन समिति। शिवरामन समिति ने क्या किया था? सबसे पहले जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद से कहा था, और जब वो अधिनियम लागू हुआ तो किस तारीख को नाबार्ड की स्थापना हुई? वो तारीख थी 12 जुलाई 1982 को। तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को हुई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई नाबार्ड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी हमने देखी नाबार्ड की पृष्ठभूमि, देखी कि कैसे नाबार्ड शुरू हुआ। अब देखते हैं नाबार्ड की दृष्टि क्या है। तो ग्रामीण समृद्धि के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक के रूप में नाबार्ड काम करता है। नाबार्ड का क्या उद्देश्य है या क्या उसकी दृष्टि है या क्या नजर है? नाबार्ड का उद्देश्य है कि ग्रामीण समृद्धि के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक के रूप में
काम करता है, नाबार्ड को किस दृष्टि से देखा जाता है। नाबार्ड जो है ग्रामीण समृद्धि के लिए एक राष्ट्रीय विकास बैंक के रूप में काम करता है। नाबार्ड के मिशन के बारे में अब हम जान लेते हैं। यहाँ पे हमने पिछली स्लाइड में अपन ने पृष्ठभूमि देखी, यहाँ पे अपन ने दृष्टि देखी। अब हम देखते हैं कि नाबार्ड का मिशन क्या है। तो सहभागिता, संधारणीयता और समानता पर आधारित वित्तीय और गैर वित्तीय सहयोगों, नवोन्मेषों, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से समृद्धि लाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास का संवर्धन करना है। कैसे कैसे, एक एक करके इसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात, सहभागिता के माध्यम से विकास की बात करता है नाबार्ड। दूसरी बात, संधारणीयता के माध्यम से, संधारणीयता मतलब कि कृषि क्षेत्र में सतत रूप से विकास हो सके। नाबार्ड की दृष्टि क्या है कि ग्रामीण समृद्धि की बात कर रहा है वो, ठीक है। ग्रामीण समृद्धि किस पर डिपेंड होती है? कृषि पर डिपेंड होती है। तो कृषि का सतत विकास होता रहे। नाबार्ड की जो कार्य प्रणाली है वो ग्रामीण समृद्धि के विकास के लिए सतत रूप से कार्य करती रहे, लगातार कार्य करती रहे। और समानता पर आधारित जो है वित्तीय और गैर वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। दूसरी बात, नवोन्मेषों मतलब नए अन्वेषण, नई खोज या इनोवेशन। उसके बाद प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। उसके बाद संस्थागत विकास के माध्यम से। तो इन सारे माध्यमों से, इन सारे तरीकों से जो है समृद्धि लाने के लिए और कृषि और ग्रामीण विकास का संवर्धन करने के लिए नाबार्ड जो है काम करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसका स्वामित्व किसके हाथ में है? नाबार्ड का स्वामित्व या नाबार्ड का अधिकार जो है किसके पास है? वो है भारत सरकार के हाथों में है। नाबार्ड का स्वामित्व किसके हाथ में है? पूरी तरीके से भारत सरकार के हाथ में ही इसका स्वामित्व है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ग्रामीण समृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने के लिए नाबार्ड को कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। चलिए देखते हैं कि किन किन तरीकों से ग्रामीण समृद्धि में नाबार्ड अपनी भूमिका निभाता है। चलिए देखें आगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो संस्थाएं ऋण देती हैं, जो संस्थाएं पैसा उधार देती हैं, जो संस्थाएं वित्त की व्यवस्था करती हैं, उनको भी फिर से वित्त उपलब्ध कराना। वो संस्थाएं कहाँ से पैसा देंगी? ग्रामीण क्षेत्रों को, ठीक है। तो उनको भी पैसा दिलाना किसका काम है? नाबार्ड का काम है। दूसरी बात देखें कि संस्थागत विकास करना और उसे बढ़ावा देना। हर संस्था का विकास करना और उसे बढ़ावा देना नाबार्ड का काम है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थान निवेश और उत्पादन ऋण उपलब्ध कराते हैं, उनके वित्त पोषण की एक शीर्ष एजेंसी के रूप में नाबार्ड काम करता है। तो नाबार्ड क्या करता है? मुख्य काम क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ऋणदाता संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराती हैं, लोन उपलब्ध कराती हैं, उनके लिए भी पैसा उपलब्ध कराना, वित्त उपलब्ध कराना, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी करना किसका काम है? नाबार्ड का काम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक की एवं नीति निर्धारण के मामलों से जुड़ी अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ तालमेल भी बनाए रखता है। क्यों बनाए रखता है? नाबार्ड भारत सरकार, राज्य सरकार, आरबीआई और नीति निर्धारण से संबंधित जितनी भी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, नाबार्ड उनसे तालमेल क्यों बनाए रखता है? क्योंकि जो भारत सरकार के पूरे स्वामित्व में है, ये भारत सरकार के अंदर आता है। और इसका काम क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो वित्तीय संस्थानें हैं, जो लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं, उनको भी पैसा उपलब्ध कराना किसका काम है? नाबार्ड का काम है। तो नाबार्ड को भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे कोई भी नीति निर्धारण करने वाली संस्थाएं हो, उनसे संबंध बना के रखना होगा, तब तो वो उनसे पैसा लेके ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय संस्थाओं तक पहुंचाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। ये अपनी पुनर्वित्त परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन का उत्तरदायित्व भी ग्रहण करता है। मतलब जिन संस्थाओं के लिए इसने वित्त उपलब्ध कराया है, पैसा उपलब्ध कराया है,
उन पर निगरानी रखता है और उनका मूल्यांकन भी करता है कि हमने इनको वित्त उपलब्ध कराया था, इनको फाइनेंस दिलाया था, इनके लिए पैसा दिलाया था, तो क्या ये संस्थाएं अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं। तो इस तरीके से जो है नाबार्ड की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि अपन ने अभी यहाँ पे देखी। अब हम जानेंगे वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक के बारे में कि वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं। बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है पर अपन इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करते जाएंगे। तो वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या क्या काम करते हैं? दो मुख्य काम क्या होते हैं व्यवसायिक बैंक के? एक तो होता है कि आपका पैसा जमा करना, अगर आप बैंक के पास गए कि हमें इतने रुपए अपने खाते में जमा करने हैं तो जमा करेगा। दूसरा काम क्या होगा कि अगर आप बैंक से पैसे मांगने गए कि हमें इतने पैसे उधार चाहिए है तो उधार या ऋण या लोन भी आपको बैंक देता है। तो इन्हें क्या क्या कहा जाता है? इन्हें जो है वाणिज्यिक बैंक भी कहा जाता है, व्यवसायिक बैंक भी कहा जाता है, या व्यापारिक बैंक या कमर्शियल बैंक भी कहा जाता है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने वाले हैं, व्यवसायिक बैंकों के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? जमा राशि को स्वीकार करना। ठीक है, दूसरा काम होता है ऋण प्रदान करना। ये दो मुख्य काम तो होते ही हैं बैंकों के। तीसरा काम होता है सामान्य उपयोगिता संबंधी कुछ काम होते हैं, जैसे कि आपको एटीएम उपलब्ध कराना, क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना, ये सारे काम होते हैं। एजेंसी संबंधी काम भी कुछ होते हैं, जैसे कि चेक बुक दिलाना, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट आपको दिलाना, मतलब जो छोटी छोटी बेसिक चीजें होते हैं, जैसे ही आप बैंक में जाते हैं और उन चीजों की आपको जरूरत होती है, तो ये उस बैंक की एजेंसी से संबंधित काम हुए। तो ये सारे काम जो है व्यावसायिक बैंक के हैं। चलिए जल्दी से इनको फटाफट से देख लेते हैं आगे। चलिए, तो व्यावसायिक बैंक, सबसे पहले हमने कौन सा काम देखा था कि व्यावसायिक बैंक पैसा जमा करता है, राशि जमा करने संबंधी काम देखा था। तो अब किन किन तरीकों से, किन किन प्रकारों से आप किसी कमर्शियल बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक के कुछ उदाहरण भी है, जैसे कि आपका हो गया एग्जाम्पल अपन देखें कमर्शियल बैंक के तो क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हो सकते हैं SBI हो गया, ठीक है, या PNB हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, देना बैंक हो गया, ठीक है, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या कैनरा बैंक हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुए? ये कुछ कमर्शियल बैंक के या वाणिज्यिक बैंक के हमने उदाहरण देखे। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हो सकता है कि आपका खाता SBI में हो, PNB में हो, देना बैंक में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, या कैनरा बैंक में हो, या किसी भी बैंक में हो, तो उससे आप रिलेट करके बहुत अच्छे से इसके कार्यों को समझ सकते हैं। पहला कार्य हमने क्या देखा था कि इनका पहला काम होता है कि बैंकों में आपकी जमा राशि को स्वीकार करना। तो ये चार प्रकार से आपकी राशि को स्वीकार करते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट कि किन चार प्रकारों से आपकी राशि को स्वीकार करते हैं। एक तो फिक्स डिपॉजिट, स्थायी जमा के रूप में, दूसरा चालू जमा के रूप में, करंट डिपॉजिट के रूप में, तीसरा संचयी जमा, सेविंग डिपॉजिट के रूप में, चौथा आवर्ती जमा या रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में। तो चलिए एक एक करके हम इनको भी देख लेते हैं। स्थायी जमा या फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले कि स्थायी जमा खाते में रुपया एक निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष या इससे अधिक के लिए भी जमा किया जाता है। मतलब जब आप एज अ फिक्स डिपॉजिट, स्थायी जमा के रूप में पैसा बैंक के पास जमा करते हैं तो उसकी एक निश्चित अवधि होती है। उस निश्चित अवधि के खत्म होने के पहले आप बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते। वो अवधि 1 वर्ष हो सकती है या इससे ज्यादा भी हो सकती है। आपने सुना होगा आम बोलचाल की भाषा में, जैसे कि आप बोलते हो कि मेरे इतने साल की FD है, ठीक है। तो FD में क्या होता है कि आप एक निश्चित अवधि के पहले उससे पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन पैसा उसमें आप कभी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के खाते को, इस प्रकार के जमा खाते को सावधि जमा
या टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। टाइम डिपॉजिट या सावधि जमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक निश्चित अवधि के लिए उसमें पैसा जमा होता है। इस अवधि के अंदर जमा किए गए राशि पर बैंक जो है आकर्षक ब्याज भी देते हैं, क्योंकि आप एक निश्चित अवधि के लिए उनके पास पैसा जमा कर रहे हैं। जब आप बैंक के पास पैसा जमा करते हैं और एक अवधि के लिए जमा करते हैं, तो बैंक जब आपका पैसा अपने पास रख रहा है तो उसके बदले कुछ % ब्याज भी आपको देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चालू जमा करंट डिपॉजिट की बात हो रही है। अब चालू जमा खाते में रुपया जमा करने वाला अपनी इच्छानुसार रुपया जमा कर सकता है। अपने मन मुताबिक अपनी इच्छानुसार रुपया जमा कर सकता है अथवा निकाल सकता है। ठीक है, मतलब जब आप चाहें उसमें पैसा जमा कर दो, जब आप चाहें उसमें पैसा निकाल लो। इसलिए इसको क्या कहा गया? चालू खाता। मतलब पैसा जा भी रहा है, पैसा आ भी रहा है, डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, इसलिए इसको चालू जमा या करंट डिपॉजिट कहा गया है। ठीक है, सामान्यतः इस प्रकार का जमा व्यापारियों तथा बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए विशेष व्यावसायिक बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए जमा सुविधाजनक हो सकता है। क्यों? क्योंकि व्यापारी है, अगर कोई बड़ा व्यापारी है उसके पास ज्यादा मात्रा में पैसा आ रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है, तो उसको बार बार पैसा जमा करने की जरूरत पड़ेगी। अब उसको अपने ऊपर जहां से उसने माल खरीदा वहां भी पैसा चुकाना है, तो बार बार उसको निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा खाता, चालू जमा खाता किसके लिए सुविधाजनक हो सकता है? बड़े बड़े व्यापारियों या बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए सुविधाजनक हो सकता है। इसे मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे संचयी जमा या सेविंग डिपॉजिट के बारे में। ठीक है, तो संचयी जमा या सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, देखते हैं इसको एक बार। तो इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, किंतु रुपया निकालने का अधिकार सीमित रहता है, वह भी एक निश्चित रकम से अधिक नहीं। अब संचयी जमा या सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है? इसमें आप पैसा जब चाहे जमा कर सकते हैं, लेकिन पैसा निकालने का अधिकार सीमित रहता है और पैसा भी सीमित मात्रा में आप अपनी रकम निकाल सकते हैं। पैसा जमा कभी भी कर दो, लेकिन पैसा निकालना कब है? एक सीमित समय के पर ही निकाल सकते हैं। मतलब रुपया निकालने का अधिकार सीमित रहता है और वह एक निश्चित रकम से अधिक आप नहीं निकाल सकते। तो इसे क्या कहा जाता है? सेविंग डिपॉजिट कहा जाता है। और इसमें चेक की सुविधा भी प्रदान की जाती है। तो ये बात हो गई कैसी? ये बात हो गई संचयी जमा या सेविंग डिपॉजिट खाते की। अब आखिरी जो तरीका है कि किस तरीके से आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, उसका चौथा प्रकार है आवर्ती जमा या रिकरिंग डिपॉजिट। आवर्ती जमा या रिकरिंग डिपॉजिट किसे कहते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार के खाते में व्यवसायिक बैंक साधारणतया अपने ग्राहकों से प्रति माह एक निश्चित रकम हर महीने एक निश्चित रकम जमा के रूप में एक निश्चित अवधि जैसे 60 माह या 72 माह के लिए ग्रहण करता है और इसके बाद एक निश्चित रकम भी देता है। तो आवर्ती जमा या रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है? इसमें यह होता है कि बैंक जो है अपने ग्राहकों से हर महीने एक निश्चित रकम जमा करने को कहती है कि हर महीने, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप हर महीने 1000 रुपए इस खाते में जमा करेंगे और ऐसा आप या तो 60 माह तक करेंगे या 72 माह तक करेंगे। मतलब जितनी भी अवधि तक के लिए बैंक कहे या जितनी अवधि का आप उससे बोलें कि हमें इतने समय के लिए हर महीने इतने रुपए जमा करने हैं, तो उस दौरान आप रुपए जमा कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हर महीने एक निश्चित रकम जमा करनी पड़ेगी और एक तय अवधि तक। 60 माह का मतलब क्या होता है? 5 साल। 72 माह का मतलब क्या होता है? 6 साल। ठीक है, तो मान लो कि आपने 5 साल तक हर महीने 1000 रुपए जो है 1000 रुपए अपने खाते में डाले, तो काफी सारे पैसे इकट्ठे हो गए। आप 12 महीने के हिसाब से 5 साल का हिसाब लगा लो। ठीक है, तो आपने जो है 60 माह तक जो है 1000 रुपये प्रति माह जो है बैंक में जमा किए। अब उस दौरान आप बैंक से पैसा निकाल नहीं सकते और इसके बाद जब आपने 60 माह के बाद या 5 साल के बाद अपने बैंक से पैसे निकाले तो उस बैंक
से पैसे निकालने पर जो है बैंक आपको ब्याज भी देता है कि उतने टाइम का जितना ब्याज हुआ, जिस प्रतिशत के हिसाब से वो बैंक आपको ब्याज देती होगी, तो वो पैसा आपको ब्याज समेत वापस मिलता है। तो चलिए अब आगे देखें। अभी तक हमने क्या देखा था कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा किन किन तरीकों से पैसे जमा किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण के प्रकार, यानी व्यावसायिक बैंक किन किन तरीकों से अपने लोगों को या ग्राहकों को ऋण देती है। ठीक है, तो देखते हैं 5 प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। पहला प्रकार है अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण, लोन्स एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। दूसरी बात देखेंगे नगद साख, कैश क्रेडिट। तीसरी बात देखेंगे हम अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट। चौथी बात हम देखेंगे विनिमय बिलों को भुनाना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और 5वां जो तरीका है जिस तरीके से बैंक ऋण आपको देती है वो है ऋण एवं अग्रिम, लोन्स एंड एडवांस। तो चलिए एक एक करके इनको भी हम डीप में जान लेते हैं। अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण, लोन्स एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, क्या होता है? ठीक है, इस प्रकार का ऋण अति अल्पकाल, ठीक है, अति अल्पकाल, ठीक है, यानी 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक के लिए या केवल मांगने पर वापस करने के लिए दिया जाता है। अल्पकालिक बोला गया है, लोन्स एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, थोड़े से समय के लिए शॉर्ट नोटिस पे दिया गया है। वो क्या हो सकता है? वो 1 दिन भी हो सकता है, 1 सप्ताह भी हो सकता है, या मांगने पर तुरंत वापस करने के लिए भी हो सकता है। तो ठीक है, ये बात समझ में आई कि पहला प्रकार जो है अल्पकालिक ऋण जो है अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण किस तरीके से देती है। बहुत थोड़े समय के लिए, वो समय 1 दिन से 1 सप्ताह तक भी हो सकता है। दूसरा, नगद साख के रूप में आप या कैश क्रेडिट के रूप में आप कैसे पैसा उधार लेते हैं, तो वो है इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र, बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स आपने सुना होगा, व्यापारिक माल अथवा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों जिसे सिक्योरिटीज कहा जाता है के आधार पर ऋण देते हैं। बैंक आपको नगद में लोन दे रही है, लेकिन इसके बदले आपको बैंक के पास कुछ रखना होगा, या तो बॉन्ड भरना होगा, एक ऋण पत्र भरना होगा, ठीक है, या फिर कुछ व्यापारिक माल उसके पास रखना होगा, या फिर कुछ प्रतिभूति, सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी। वो प्रतिभूति या सिक्योरिटी क्या हो सकती है? आपके गहने हो सकते हैं, कुछ सोना चांदी जो भी है वो हो सकता है, ठीक है। तो नगद साख या कैश क्रेडिट में क्या होता है? इसमें यह होता है कि जब बैंक आपको पैसा उधार देती है तो उसके बदले में भी आपको बैंक के पास कुछ रखना होता है। तो चलिए आगे बढ़े, देखें अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट की बात हो रही है कि इसके तहत किस तरीके से बैंक आपको पैसा उधार देती है। तो इसमें क्या है कि जब कभी भी कोई व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को उसके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा दे तो उसे अधिविकर्ष कहा जाता है। अगर आपके खाते में जितनी रकम है, मान लो आपके खाते में 5 लाख रुपए हैं और आपको 6 लाख रुपयों की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट के तहत आपके खाते में जितने रुपए हैं उससे अधिक रुपए भी बैंक आपको दे सकती है। तो इस तरीके से अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट के जरिए आप बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं चौथा प्रकार, विनिमय बिलों को भुनाना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके जरिए कैसे हम बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं? तो इस प्रकार के ऋण में बैंक बिलों में से कुछ कटौती करके बाकी राशि का भुगतान ऋणी को कर देती है। किस तरीके से? वो इस तरीके से होता है कि जब आप बैंक से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, और फिर एक समय के बाद आपको चुकाना भी होता है, तो उस पे आपका ब्याज भी लगेगा। ब्याज लगा, ब्याज मान लो आपको 2% का लगा, ठीक है आपको जो है 1 लाख रुपए पे 2% का ब्याज लगा, यानी 2000 रुपए आपको एक्स्ट्रा बैंक को देने पड़ेंगे। तो जब आप वो 1 लाख रुपए उनके लौटाने जाएंगे तो उसी में से जो है बैंक कटौती कर लेगी।
ठीक है, कि आपको जो है आप 1 लाख रुपए उनके चुकाने के लिए गए और 2,000 रुपए का जो है आपके पास बैंक ने क्या बोलते हैं आप पे ब्याज लगाया, ठीक है। तो एक तरीके से आपको 1,02,000 रुपए जो है आपको उनके चुकाने हैं। तो बैंक उसी में से कटौती करके आपको जो है जितना आपने चुकाना है उसी में से कटौती कर लेती है, आपको अलग से कोई राशि उनको देनी नहीं पड़ती है। मतलब आपके खाते में से ही उतने रुपए काट लिए जाते हैं। इसी को बोला जाता है बिलों को भुनाना, यानी कि जितने का आपका ब्याज का बिल बना उसी में से जो पैसा है वो साझा करके या कुछ एक बीच का एक रास्ता अपनाती है, जिसे कहा जाता है विनिमय बिलों को भुनाना है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें आपको एक्स्ट्रा राशि नहीं देनी पड़ती, बैंक आपके खाते में से ही कटौती करके अपना ब्याज अपने पास वापस ले लेती है। तो ये हुए किस तरीके से बैंक ऋण देती है। इसका एक प्रकार और बचा है जिसे कहा जाता है ऋण एवं अग्रिम, लोन्स एंड एडवांस, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। जब ऋण एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है तो उसे ऋण अथवा अग्रिम कहा जाता है। इस प्रकार के ऋण के लिए उचित जमानत ली जाती है और इस पर ब्याज की दर भी अधिक होती है। जब ऋण एक निश्चित समय के लिए दिया जाए तो उसे अग्रिम कहा जाता है या ऋण कहा जाता है, और इसमें जो है जमानत के तौर पर भी आपको बैंक के पास रखना होगा कुछ। दूसरी बात, अगर लोन्स एंड एडवांस के तहत आप लोन ले रहे हैं तो उस पर ब्याज का जो दर है, ब्याज की जो दर है, ब्याज का जो रेट है वो भी ज्यादा होता है। जमानत तो रखनी ही है, एज अ सिक्योरिटी आपको बैंक के पास कुछ रखनी ही है, साथ ही साथ जो है इस पर ब्याज दर भी अधिक होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब व्यावसायिक बैंकों द्वारा कुछ अन्य सेवाएं भी अपने ग्राहकों को दी जाती हैं, वो भी देख लेते हैं एक नजर में कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को कौन सी और सेवाएं दी जाती हैं पैसा जमा करने और ऋण देने के अलावा। तो चलिए पहली जो सेवा है वो है यात्री चेक और साख प्रमाण पत्र जारी करना, ट्रैवलर्स चेक एंड टू इशू लेटर्स ऑफ क्रेडिट। दूसरी सुविधा जो है लॉकर की सुविधा देती है। तीसरी एटीएम और क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी देती है। चौथी व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़ों के एकत्रीकरण की भी सुविधा देती है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे बैंक आपको ये सारी सुविधाएं देती है। तो सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्यों में पहला कार्य है यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना, ट्रैवलर्स चेक एंड टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर्स ऑफ क्रेडिट। चलिए तो देखते हैं, ये अपने ग्राहकों के लिए साख पत्र एवं यात्री चेक भी जारी करती है, जिसकी सहायता से व्यापारी विदेशों से भी सुगमता पूर्वक माल उधार खरीद सकते हैं। यानी कि अब आप ट्रैवलर चेक के माध्यम से जो है मतलब एक ऐसा चेक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जिसके माध्यम से आप विदेशों से भी माल खरीद सकते हैं। आप अपने देश में ही नहीं बल्कि आपको एक ऐसा ट्रैवलर्स चेक, यात्री चेक प्रोवाइड कराया जाएगा बैंक की तरफ से कि जिसके जरिए आप विदेशों से भी माल खरीद सकते हैं। दूसरा लॉकर की सुविधा, लॉकर फैसिलिटी, कैसे कि बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा भी देती है जिसमें आप अपने सोने चांदी के जेवरों को सुरक्षित रख सकते हैं, कुछ कागज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ऐसी सुविधा भी बैंक आपको देती है, लेकिन इसका एक वार्षिक किराया भी लेती है जो कि बहुत कम होता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपका जेवर या आपका पैसा या आपके कागजात सुरक्षित नहीं है तो आप जो है बैंक के पास लॉकर अपना बनवा के उस लॉकर में आप अपना सामान रखिए, कीमती सामान रखिए, और बैंक जो है उसके बदले में वार्षिक किराए के रूप में कुछ राशि आपसे लेती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एटीएम और क्रेडिट कार्ड की सुविधा, बिल्कुल आधुनिक समय में बैंक अपने खाता धारकों को 24 घंटे धन निकालने की सुविधा देते हैं। एटीएम या क्रेडिट कार्ड होने से आप क्या कर सकते हैं, एटीएम होने से आप ये कर सकते हैं कि 24 घंटे कहीं भी दुनिया में आप अपना पैसा बैंक से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड की सुविधा होने से ग्राहक विश्व में एक निश्चित राशि तक खरीदारी करके कार्ड का भुगतान कर सकता है। एक क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है कि आप इतने लिमिट तक जो है खरीदी कर सकते हैं। तो एटीएम और क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी बैंक आपको दे रहा है। आगे आप देखें कि व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रीकरण, कलेक्टिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो बैंक क्या करती है,
कि बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित तो होती है कि देश की आर्थिक स्थिति क्या चल रही है, तो आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करके अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों पर सलाह देती है। बैंक के पास पूरे देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है, इवन क्या विश्व की आर्थिक स्थिति चल रही है उसका भी ज्ञान होता है। तो वो सारे डेटा कलेक्ट करके, सारी सूचना एकत्रित करके आपको इंफॉर्मेशन करती है, आपको सलाह देती है कि आप आर्थिक क्षेत्र में इस तरीके से पैसा लगाएं या इस तरीके से आप काम करें। तो ये सारे काम जो हैं यहाँ पे जो बताए गए हैं वो अपन ने वाणिज्यिक बैंक के कार्य देखे। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं सहकारिता को। तो चलिए अब हम जानते हैं सहकारिता के बारे में कि सहकारिता क्या है। ठीक है, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, सहकारिता। सहकारिता शब्द जो है, सह का मतलब यहाँ पे होता है साथ में काम करना। सह का मतलब क्या होता है? साथ में काम करना। ठीक है, मतलब सह का मतलब हुआ साथ में, और कारिता मतलब कार्य, साथ में काम करने की भावना ही क्या है? सहकारिता है। तो सहकारिता का अर्थ यहाँ पे आपको दिया है कि एक साथ मिलजुल कर काम करना। सहकारिता का मतलब आपको समझ में आया कि एक साथ मिलजुल कर काम को करना। अब अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में किया गया है वो देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र में शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में किया जाता है। कैसे किया जाता है कि अब ध्यान देते हैं कि अर्थशास्त्र में सहकारिता क्या होती है, इसको देख लेते हैं। तो सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक अपनी इच्छा से स्व इच्छा से, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी के प्रेशर के, मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों में वृद्धि करते हैं। तो सहकारिता का मतलब क्या था कि साथ में मिलजुल के काम करना। अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम इसका मतलब समझ रहे हैं कि सहकारिता एक ऐसा संगठन है जहां पे दो या दो से अधिक व्यक्ति साथ में मिलकर अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी के दबाव से, एक से लेवल पर, समान स्तर पर अपने आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। आगे दिया है इसका सिद्धांत क्या है, सहकारिता का प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं कि सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए है। ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, मतलब कि सारे व्यक्ति, मतलब सहकारिता के अंदर जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उन सब व्यक्तियों के लिए, वो सब व्यक्ति जो है हर एक व्यक्ति के लिए है और हर एक व्यक्ति उन सारे व्यक्तियों के लिए है। तब तो सहकारिता का सिद्धांत जो है वो सार्थक माना जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि सहकारिता के अंतर्गत काम कैसे कैसे किया जाता है। तो सहकारिता के सबसे पहले तीन मूलभूत तत्व हैं या तीन आधारभूत सिद्धांत हैं जिनके आधार पर सहकारिता में काम किया जाता है। वो तीन मूलभूत तत्व या तीन मुख्य आधारभूत सिद्धांत क्या है उनको देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी देखा है कि अगर आप किसी सहकारी संगठन का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसमें आपकी सहभागिता जो है या जो सदस्यता है वो स्वैच्छिक होगी, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के आप एक समान लेवल पे वहां काम करेंगे। दूसरी बात, इसका प्रबंधन व संचालन जनतंत्रात्मक आधार पर किया जाता है। यहाँ जनतंत्रात्मक आधार से क्या मतलब है, मतलब सहकारिता में साथ मिलके काम किया जा रहा है, दो से ज्यादा व्यक्ति, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति साथ मिलके किसी क्षेत्र में एक संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो इसमें जन जन की भागीदारी है, जनतंत्र है, जनता का ही शासन है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की भागीदारी और वो भागीदारी अपनी स्वयं की इच्छा से है, ना कि किसी के दबाव में आकर। तो इसका जो प्रबंधन और संचालन है, इसका जितना भी मैनेजमेंट है या इसको जो भी चलाने का तरीका है वो जनतंत्रात्मक आधार पर होता है। उसके बाद देखें कि इसके आर्थिक उद्देश्यों में नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल रहते हैं। आर्थिक उद्देश्यों में नैतिक और सामाजिक तत्व से क्या मतलब है कि सभी समान स्तर पर काम करेंगे, सभी की सहभागिता समान स्तर पर होगी। तो
सभी के लिए जो है समान स्तर पर भी काम करने के अवसर मिलेंगे और आर्थिक वृद्धि के, अर्थ कमाने के, धन कमाने के अवसर भी समान स्तर पर मिलेंगे। जहां समान स्तर की बात होती है वहां पर नैतिकता शब्द अपने आप जुड़ जाता है, वहां पर एथिक्स अपने आप जुड़ जाते हैं। तो नैतिकता और सामाजिकता आर्थिक उद्देश्यों में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत में सहकारिता का विकास कैसे हुआ इसको देख लेते हैं एक बार। तो भारत में सहकारिता के विकास को देखें, निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान, मतलब सहकारिता क्यों शुरू किया गया? निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान एवं किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी समितियों की स्थापना की गई। सहकारी समितियों की स्थापना क्यों की गई? ताकि निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों को उत्थान हो सके, उनको रोजगार मिल सके, साथ ही साथ किसानों को, जहां दूसरी वित्तीय संस्थाएं ज्यादा रेट पर, ज्यादा ब्याज दर पर ऋण देती हैं, ज्यादा ब्याज दर पर पैसा उधार देती हैं, वहीं सहकारिता के माध्यम से कम ब्याज दर पर या सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आगे देखें तो सबसे पहले भारत में हम क्या देख रहे हैं? भारत में सहकारिता का विकास देख रहे हैं। तो सबसे पहले भारत में सहकारिता की शुरुआत कहां से हुई इसको देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित किया गया, या सहकारिता साख समिति नियम पारित किया गया। विधान को नियम भी कहा जाता है। उसके बाद जिसके अनुसार, मतलब इस नियम के अनुसार सहकारी साख समिति विधान या सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 के अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलके एक सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते हैं। तो इसकी एक संख्या निर्धारित करी गई कि 1904 के सहकारिता साख समिति विधान के अनुसार किसी भी गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलके सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। आगे देखें उसके बाद भारत में कैसे कैसे सहकारिता का विकास हुआ, इसको हम चरणबद्ध तरीके के रूप में समझ रहे हैं। उसके बाद 1904 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होने वाली सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने तथा इसके क्षेत्र को विस्तृत रूप देने के लिए 1912 में एक और अधिनियम बनाया गया। मतलब 1904 के अधिनियम के तहत, 1904 के सहकारी साख समिति अधिनियम के तहत जो भी इनकी कार्य प्रणाली थी, ठीक है, जो भी इनने कार्य प्रणाली अपनाई थी कि ऐसे ऐसे हम काम करेंगे, तो उसको सुधारने और उसको और बड़ा रूप देने के लिए 1912 में एक और अधिनियम बनाया गया। फिर इस 1912 के अधिनियम की समीक्षा और प्रगति की समीक्षा, मतलब कितनी प्रगति हो रही है, यह जांचने के लिए 1914 में एक मैकलेन समिति भी स्थापित की गई, या मैकलेगन समिति की भी स्थापना की गई। ठीक है, फिर उसके बाद 1919 में हम चलते हैं। तो 1919 में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1919 में आजादी के पहले की बात हो रही है। तो 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, जिसके तहत क्या हुआ था? जिसके तहत ये हुआ था कि जो केंद्रीय विषय थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। तो उसी के तहत सहकारिता को भी 1919 के राजनीतिक सुधारों के अनुसार सहकारिता जो है प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बन गई। प्रांत मतलब राज्य सरकारों का हस्तांतरित विषय बन गई, राज्य सरकारों का यह प्रोविंशियल ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बन गई। तो उसके शासन और संचालन का दायित्व किसके हाथ में आ गया? प्रांतों का विषय बन गई, वो भी हस्तांतरित विषय बन गई। तो प्रांत या राज्य का विषय बन जाने से उसके शासन का भार या संचालन का भार अब किसके हाथ में आ गया? राज्य सरकारों के हाथ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं इसमें सहकारी बैंक क्या होते हैं। अभी तक हमने सहकारिता के बारे में जाना, सहकारिता का भारत में कैसे कैसे विकास हुआ उसके बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि सहकारी बैंक क्या होते हैं। ठीक है, तो सहकारी बैंक जो है सहकारी समितियों के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी बैंक के द्वारा होती है। अभी तक जो सहकारी समितियां बन रही थी
तो उनके लिए वित्त की आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? सहकारी बैंक करेगा, जो कि हमारे देश में 3 स्तर पर काम करते हैं। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। पहला है प्राथमिक सहकारी समिति, दूसरा है राज्य सहकारी समिति और तीसरा है केंद्रीय सहकारी समिति। चलिए एक एक करके इनको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक सहकारी साख समितियां क्या होती हैं। ठीक है, तो प्राथमिक सहकारी साख समितियों को भी 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक बांटा गया है प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां और दूसरा प्राथमिक गैर कृषि सहकारी साख समितियां। तो प्राथमिक सहकारी साख समितियों को कृषि सहकारी साख समिति और गैर कृषि सहकारी साख समिति इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां क्या होती हैं। इनकी स्थापना जो है गांव और कस्बों में हुई है। ठीक है, छोटे इलाकों में हुई है। यह समितियां किसानों को साख उपलब्ध कराने का काम करती हैं, किसानों को जो है ऋण उपलब्ध कराने का काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो गैर कृषि सहकारी समितियां हैं, प्राथमिक गैर कृषि सहकारी साख समितियां हैं, वो क्या काम करती हैं? तो इनकी स्थापना जो है कोई नगर या कस्बे में होती है। इनमें सदस्य जो होते हैं कारीगर हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, दुकानदार हो सकते हैं, और ऐसी समितियां जो हैं शहरी क्षेत्रों में बनाई जाती हैं। तो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति सिर्फ और सिर्फ कृषि क्षेत्र में काम कर रही है, किसानों को ही अपना सदस्य बना रही है और किसानों को ही ऋण उपलब्ध कराती है। दूसरी तरफ गैर कृषि, ठीक है, गैर कृषि मतलब कृषि क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें किसको सदस्य बनाया गया? कलाकारों को बनाया गया, कारीगरों को बनाया गया, मजदूरों को बनाया गया, दुकानदारों को बनाया गया। इतनी बात समझ में आई कि प्राथमिक सहकारी साख समितियां क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं और किन किन व्यक्तियों को ये ऋण उपलब्ध कराती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक के बारे में। ठीक है, सहकारी बैंक का दूसरा जो पार्ट है या दूसरा जो स्तर है वो है केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला प्रकार ये है कि वे बैंक जिनमें केवल प्राथमिक समितियों को ही सदस्य बनाया जाता है, और दूसरा प्रकार कौन सा है कि जिनमें समितियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले प्रकार में क्या करते हैं कि सिर्फ प्राथमिक समितियों को ही सदस्य बनाया जा सकता है, और दूसरे प्रकार में क्या कर सकते हैं कि प्राथमिक समितियों के साथ अन्य व्यक्तियों को भी सदस्य बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कार्य क्षेत्र देखते हैं कि केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक का कार्य क्षेत्र क्या होता है, ये जान लेते हैं। तो केंद्रीय बैंक का कार्य क्षेत्र संबंधित जिला होता है। यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, तो इनका कार्य क्षेत्र क्या होगा? जिला होगा। जिले में स्थित समस्त सहकारी समितियां, ठीक है, जितनी भी उस जिले में सहकारी साख समितियां हैं वो अनिवार्य रूप से इसकी सदस्यता ग्रहण करती हैं। जिले की जितनी भी सहकारी साख समितियां हैं वो जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक का सदस्य होती हैं, और यह जिले की समस्त प्राथमिक साख समितियों का नियंत्रण करता है। तो इस तरीके से हमने जाना किसके बारे में? केंद्रीय या जिला साख समितियों के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम जानते हैं सहकारी बैंकों में आखिरी और तीसरे प्रकार राज्य सहकारी बैंक के बारे में। तो राज्य सहकारी बैंक सहकारी साख संगठन की सर्वोच्च संस्था है। पहले क्या थी? पहले थी प्राथमिक, जो कि ग्राम के स्तर पर काम करती थी, ठीक है, गांव के स्तर पर काम करती थी। दूसरी जो थी वो जिला स्तर पर काम कर रही है, और तीसरी जो है राज्य स्तर पर काम कर रही है। तो जो राज्य स्तर पर काम कर रही है, तो राज्य स्तर पर काम करने वाली सहकारी बैंक के अंडर में उस राज्य के जितने भी जिले हैं और उतने जिलों की सहकारी बैंक उसके अंडर में आएंगी। उस जिले के अंदर जितनी भी प्राथमिक समितियां हैं तो वो केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक के अंडर में आएंगी। तो राज्य सहकारी बैंक क्या है? जिस प्रकार गांव-गांव एवं स्थान-स्थान पर फैली हुई साख समितियों के नियंत्रण जिले पर स्थित केंद्रीय बैंक करता है, उसी प्रकार राज्य भर में फैले हुए समस्त केंद्रीय बैंकों को
राज्य सहकारी बैंक संगठित करता है। ठीक है, तो ये हुआ, सबसे पहले ये आएगी, फिर जिला सहकारी बैंक, फिर सबसे नीचे किसका स्थान रहेगा, प्राथमिक सहकारी साख समितियों का। इस रूप में यह बैंक समस्त राज्य भर में फैली हुई कृषि सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था है और बेहतर साख सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। तो ये तो जाना हमने सहकारी बैंकों के बारे में। अब सहकारी बैंकों की एक राज्य के विकास में क्या भूमिका हो सकती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रामीण स्तर पर जो छोटे छोटे उद्योग चलाए जाते हैं या छोटे छोटे काम होते हैं, तो ग्रामीण स्तर पर जैसे कि धन कुट्टी हो गया, अगरबत्ती उद्योग हो गया, बिड़ी निर्माण का काम हो गया, जूते या ईंट बनाने का काम हो गया, ऐसे जो महत्वपूर्ण रोजगार हैं वो सहकारिता के सहयोग से ही चलाए जाते हैं। दूसरी बात, इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक ऋण मुहैया कराती है। तो इन सब कामों के लिए ऋण उपलब्ध कौन कराएगा, राज्य सहकारी बैंक। तीसरी बात, सहकारी बैंक से रोजगारों में बढ़ावा ग्रामीण स्तर पर काफी हद तक किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। गांव के लेवल पे जो भी विकास हो रहा है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है, सहकारी बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके बाद चौथी बात देखें, जहां भी इस तरह के रोजगार चलाए जा रहे हैं वहां जनता पर अनुकूल आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। जहां भी इस तरीके के उद्योग चलाए जा रहे हैं जिनको सहयोग राज्य स्तरीय सहकारी बैंक दे रहा है, तो वहां के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति में अच्छे और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। आगे देखें, इसके फलस्वरूप क्या होगा, जब लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो उनकी आय धीरे धीरे बढ़ेगी, आय धीरे धीरे बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब हम जानेंगे स्वयं सहायता समूह क्या होता है। अभी तक हमने सहकारिता को बहुत अच्छे से समझा, अब हम जानेंगे स्वयं सहायता समूह के बारे में। तो स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, एक नजर हम इन पे भी डाल लेते हैं। स्वयं सहायता समूह, तो योजना का नाम क्या है, यहाँ पे स्वयं सहायता समूह। लोकेशन क्या है या स्थिति क्या है इसकी, संपूर्ण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है स्वयं सहायता समूह है। इसकी शुरुआत कब हुई, इस योजना की शुरुआत कब से मानी जाती है, सन 2007 से स्वयं सहायता समूह की शुरुआत मानी जाती है। तो स्वयं सहायता समूह बनाने का मुख्य उद्देश्य भी जान लेते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है गरीब लोगों के बीच नेतृत्व क्षमता का विकास करना, साथ ही साथ स्कूली शिक्षा में योगदान देना, पोषण स्तर में सुधार करना और जन्म दर में नियंत्रण करना, मतलब जनसंख्या वृद्धि को कम करना। तो ये सारे जो है स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य हो गए। अब देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह जो है किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि इसमें सदस्य कितने होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप या इसको SHG भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए, तो स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों, खास करके महिलाओं, कितने सदस्य हो सकते हैं, 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं स्वयं सहायता समूह में। और खास तौर से स्वयं सहायता समूह में महिलाएं ही होती हैं। तो 15 से 20 व्यक्तियों, खासतौर से महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है, मतलब संस्थागत समूह नहीं होता है। ठीक है, कोई भी अपनी हिस्सेदारी इसमें ले सकता है। जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं। ये एक तो अपनी बचत करते हैं, मतलब समूह के रूप में ये एक काम कर रहे हैं। ठीक है, उस काम करने से जो भी बचत होगी या फिर कुछ बैंकों से छोटी मात्रा में ऋण लेकर ये अपने समूह के लोगों की एक दूसरे की मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर गांवों का विकास करते हैं। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण यानी कि वीमन एम्पावरमेंट में भी योगदान देते हैं। कैसे देते हैं भाई, आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं ये स्वयं सहायता समूह जो है, आर्थिक क्रिया को चला रहे हैं, उसके जरिए
धन कमा रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो उससे उनके गांव का विकास भी होगा। साथ ही साथ इस समूह में, स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की भागीदारी होती है। महिलाओं की भागीदारी हो रही है मतलब महिलाएं खुद पैसा कमाने में सक्षम हैं, महिलाएं खुद आर्थिक वृद्धि करने में सक्षम हैं, महिलाएं खुद का अपना रोजगार चला रही हैं, महिलाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ रही है, लीडरशिप बढ़ रही है। तो ये क्या हो रहा है? महिला सशक्तिकरण या विमेन एम्पावरमेंट ही तो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महिला स्वयं सहायता समूह कौन कौन से कार्य करते हैं, इनको भी देख लेते हैं कि महिलाओं ने जो स्वयं सहायता समूह बनाया है वो कौन कौन से काम करता है, इनको भी देख लेते हैं। पहला काम है कि समूह के माध्यम से गरीब महिलाओं को संगठित कर उन्हें स्वयं के उद्योगों के लिए प्रोत्साहित करना। 15 से 20 महिलाएं इकट्ठी हुई, उनने एक समूह बनाया और अन्य महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया कि आप आइए हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, और काम करने के साथ साथ आप पैसा भी कमाइए, खुद की क्षमताओं को भी जानिए और खुद को सशक्त बनाइए, खुद को सक्षम बनाइए। ठीक है, तो ये काम करती हैं। दूसरा काम, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक करना और आर्थिक रूप से सशक्त बनना। महिलाएं मिलके काम कर रही हैं, आर्थिक रूप से खुद सक्षम बन रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी बना रही हैं। साथ ही साथ अगर उनके बीच कोई सामाजिक समस्या है तो वो भी दूर करने का प्रयास कर रही हैं। तीसरी बात, महिला सदस्यों में स्वयं सहायता और आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना। जब एक महिला स्वयं सहायता समूह में काम करेगी तो उसके अंदर खुद की ही सहायता के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, खुद की ही सहायता वो कर रही है, धन कमा के क्या कर रही है, खुद की ही सहायता कर रही है, खुद के परिवार की सहायता कर रही है। साथ ही साथ काम करके पैसा कमा के उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उसमें आत्मविश्वास की भावना बढ़ रही है। उसके बाद देखें, ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता से गरीबी उन्मूलन करना। जब गांव में ही गांवों में ही रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद का ही रोजगार उत्पन्न होगा। ठीक है, साथ ही साथ परिश्रम से गरीबी उन्मूलन को रोकना, मतलब गरीबी बढ़ने से रोकना, गरीबी का उन्मूलन हो रहा है। ठीक है, गरीबी दूर होगी। ठीक है, तो इससे क्या क्या हो रहा है कि महिलाओं ने एक अपना समूह बनाया, आर्थिक गतिविधि चल रही है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ रही है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, वो खुद की हेल्प कर रही है, अपने परिवार की हेल्प कर रही है, अपने समूह की हेल्प कर रही है। दूसरी बात, ग्रामीण विकास में भी अपना योगदान दे रही है और गरीबी धीरे धीरे हर परिवार से, हर व्यक्ति से कम हो रही है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब हम देखें तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोकना। ठीक है, अगर कोई भी काम अगर आपको अपने गांव में ही करने को मिल रहा है, आपको रोजगार के अवसर, पैसा कमाने का अवसर, धन कमाने का अवसर अगर आपको आपके गांव में ही उपलब्ध है तो क्या आप अलग से शहर को जाएंगे पैसा कमाने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गांव में रोजगार के अवसर कम होते हैं, इसलिए गांव से शहरों की ओर पलायन बढ़ता है। पलायन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाके बस जाना। उसके उद्देश्य कई हो सकते हैं कि आप शिक्षा के लिए जा रहे हो या धन कमाने के लिए जा रहे हो या किसी अन्य कारण से जा रहे हो। तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोकना। ठीक है, लोग गांव से शहर में जाना बंद कर देते हैं पैसा कमाने के लिए, और ग्रामीण उद्योग को स्थापित करना। जब गांव में ही उद्योग धंधे स्थापित हो जाएंगे, गांव में ही रोजगार के नए अवसर बन जाएंगे, तो लोग शहरों की तरफ क्यों भागेंगे? दूसरी बात, स्थानीय संसाधन को चिन्हित करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्यों है? क्योंकि अगर आपको आपके गांव में रोजगार के अवसर बनाने हैं तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हम किन संसाधनों का प्रयोग करके वहां पे रोजगार के अवसर बना सकते हैं। क्या ऐसी संसाधन है, क्या ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे यहाँ कि जिनका उपयोग करके, जिनका यूज करके हम अपना रोजगार बना पाए और उस रोजगार में अन्य लोगों को भी जोड़ पाएं। तो सबसे पहले हमें उस जगह के जो संसाधन है, स्थानीय संसाधन है, लोकल रिसोर्सेस हैं, उनको पहचानना पड़ेगा। इसके बाद श्रम आधारित नए रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देना। जो श्रम आधारित नए रोजगार को बढ़ाते हैं, जहां पे श्रम शक्ति लगती है, कुशल श्रम शक्ति लगती है, ऐसे क्षेत्रों को पहचानना और उन क्षेत्रों को बढ़ावा देना। आगे देखें,
आगे बात हो रही है हस्तशिल्प एवं हथकरघा जैसे उद्योगों को प्रोत्साहित करना और महिलाओं को रोजगार देना। हस्तशिल्प से क्या मतलब है? हस्तशिल्प से यहाँ पे मतलब है कि हाथ से जो वस्तुएं कलाकारी के माध्यम से बनाई जाए, हाथ से निर्मित वस्तुएं अगर कोई बनाई जाती है उनको हस्तशिल्प या हस्त निर्मित वस्तुएं कहा जाता है। साथ ही साथ हथकरघा, हथकरघा एक चरखा होता है जो गांधी जी के समय में होता था, अभी भी होता है। मतलब गांधी जी ने हथकरघा को या चरखे को बहुत प्रधानता दी थी, बहुत महत्व दिया था, और वो उसी चरखे से अपने वस्त्र, धोती और दुपट्टा बनाते थे और वही पहनते थे। तो हथकरघा उद्योग को विकास, हथकरघा उद्योग के विकास पे महत्व देना ताकि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। उसके बाद महिला एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्यान्न सामग्री का व्यापार करके महिलाओं और बच्चों के पोषण तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना। तो महिला स्वयं सहायता समूह जो हैं, तो उनमें महिलाओं के द्वारा ही घर पे हाथ से खाद्य सामग्री बनाई जाए और उस खाद्य सामग्री को बेचा जाए, उसका व्यापार किया जाए। जब घर पे ही सामग्री बनाई जाएगी तो वो शुद्ध बनेगी, साथ ही साथ उस सामग्री में, उस खाद्य सामग्री में, उस फूड प्रोडक्ट में जो है पोषण भी उचित मात्रा में होगा, तो महिलाओं और बच्चों के और अन्य लोगों के पोषण में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा? इस तरीके से हमने देखा कि कैसे कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह काम करते हैं और स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की किस तरीके से आर्थिक विकास में भागीदारी होती है, रोजगार के नए अवसर सृजित करने में भागीदारी होती है, साथ ही साथ महिलाओं के खुद के विकास में उनकी भागीदारी होती है। तो अब हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म वित्त योजना क्या होती है। स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म वित्त योजना क्या है? तो सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा, ध्यान देना, गांव, कस्बा और जिला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है या ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इससे छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है। तो सूक्ष्म वित्त योजना एक योजना है जिसके द्वारा लघु ऋण या सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराया जाता है गांव, कस्बा या जिला में। किनको? गरीब परिवारों को, उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है। सूक्ष्म वित्त योजना के तहत गांव, कस्बा या जिला के गरीब व्यक्तियों को स्वयं सहायता समूह से पहले जोड़ा जाता है और सूक्ष्म वित्त योजना के जरिए जो है उनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनके रोजगार के नए साधन बनाने के लिए, नया कोई व्यापार शुरू करने के लिए उनको पैसा उधार पे उपलब्ध कराया जाता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि छोटे पैमाने पर ही ऋण की सुविधा प्रदान हो जाती है उनको। तो इस तरीके से हमने स्वयं सहायता समूह के द्वारा सूक्ष्म वित्त योजना के बारे में जाना। तो आज के सेशन में हम अभी तक काफी कुछ जान चुके हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह के बारे में जान चुके हैं, सहकारिता के बारे में जान चुके हैं। ओवरऑल हम राष्ट्रीय लेवल से लेकर एक गांव के स्तर तक पूरी वित्तीय संस्थाओं के बारे में इस चैप्टर के माध्यम से जान चुके हैं। उम्मीद है कि आपको इस शॉर्ट रिवीजन के जरिए पूरा चैप्टर भी समझ में आया होगा। अब बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार खुद के लेवल पर भी आप रिवीजन करें और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है? तो आगे के सेशन से जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको जो है मैग्नेट ब्रेन्स का जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वेबसाइट है या एप्लीकेशन है, उससे जुड़ा रहना होगा। साथ ही साथ अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स की आवश्यकता है तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको ये सारे टॉप कोर्सेस, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, साथ ही साथ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के भी। मैग्नेट ब्रेन्स पे आप सीबीएसई बोर्ड के भी कोर्सेस ले सकते हैं। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी प्रोवाइड कराया जाता है, सीयूईटी का भी प्रोवाइड कराया जाता है, एनटीएससी एवं ओलंपियाड भी। यहाँ पे ये सारे कोर्सेज जो हैं, ये हमारे सारे टॉप कोर्सेज हैं, वो मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो और मैग्नेट ब्रेन्स जो है
सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। तो आपको क्या करना है, आज के सेशन को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि आपके साथ वाले सारे फ्रेंड्स और बाकी के स्टूडेंट भी इस सेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सके और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें। तो मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।